नमस्कार, मैं आपके साथ महेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द संस्कृत क्लासेस। आज अपन करने वाले हैं कक्षा 8वीं का जो पाठ तृतीय है उसके अभ्यास प्रश्न अर्थात डीजी भारतम पाठ हम पहले से पढ़ चुके हैं और आज हम उसके अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं। अभ्यास प्रश्न अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। हमें है वो इस प्रश्न का जो उत्तर लिखना है वो केवल और केवल एक पद के अंदर उत्तर देना है। देखना, कुत्र डिजिटल इंडिया इति अस्य चर्चा भवति। क्या कहा है, क्या पूछा है? कुत्र यानी कहां पर, डिजिटल इंडिया यानी डीजी भारतम या डिजिटल इंडिया, इति अस्य इति धन अस्य इति अस्य चर्चा भवति। कहां पर यानी कुत्र यानी कहां पर, डिजिटल इंडिया इति अस्य यह चर्चा भवति यानी हो रही है। कहां पर है वो डिजिटल इंडिया की चर्चा हो रही है, तो कहां पर हो रही है? संपूर्ण विश्व। हमने पढ़ा था कि अद्य संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इति अस्य चर्चा भवति यानी हो रही है। तो कहां पर हो रही है? संपूर्ण विश्व। उसके बाद में केन सह मानवस्य, केन सह यानी किसके साथ, सह यानी साथ में, मानवस्य यानी मानव की, आवश्यकता यानी आवश्यकता, परिवर्तित यानी परिवर्तन होती है। मानवस्य यानी का के की, यहाँ पर कौन सी विभक्ति है? षष्ठी, जिसका अपन अर्थ क्या लेते हैं? का के की का लेते हैं। तो किसके साथ? मानव की आवश्यकता परिवर्तन होती है। तो किसके साथ होती है? हमने पढ़ा था कि समय के साथ साथ में मनुष्य की जो आवश्यकता है वो भी परिवर्तन होती है या फिर परिवर्तन आता है। तो काल परिवर्तन यानी समय के साथ साथ में, काल परिवर्तन यानी समय के साथ साथ में मनुष्य की या मानव की आवश्यकता में भी परिवर्तन आता है। उसके बाद में अपना प्रश्न संख्या 3, आपने वस्तु नाम, आपने कहते हैं बाजार को, क्या कहते हैं? बाजार को। आपने वस्तु नाम यानी वस्तुएं, वस्तु नाम यानी वस्तु नाम किसमें आया? बहुवचन में आया, षष्ठी विभक्ति। वस्तु नाम यानी वस्तुओं को, का के की का अर्थ। वस्तु नाम क्रय समय यानी आपने यानी बाजार के अंदर, बाजार में। आपने यहाँ पर सप्तमी विभक्ति लगी जिसका अपन अर्थ लेते हैं मे पे पर से। तो आपने यानी बाजार में, वस्तु नाम वस्तुओं को क्रय समय यानी खरीदते समय में, किसाम यानी किसकी, अनिवार्यता यानी अनिवार्यता न। पहले तो हमारे जेब में पैसे होने आवश्यक होते थे, केस में हमारे पास पेमेंट होना जरूरी होता था, लेकिन वर्तमान समय में हम वो फोन पे के माध्यम से या फिर गूगल पे के माध्यम से या फिर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से भी हम फोन मतलब कर सकते। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रुपये का नाम। आपकी जो 8वीं बोर्ड की जो परीक्षा होती है वो होती है आपके किस महीने के अंदर? शायद मार्च अप्रैल के अंदर होती है। उस समय जो समय होता है वो कैसा होता है? बढ़िया तरीके से बिस्तरों के अंदर रह करके, सर्दी का समय होता है तो बिस्तर है वो ओढ़ करके, पैरों के ऊपर बिस्तर रख करके, सामने अच्छे से फोन रख करके और क्लासें देख सकते हैं, बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हैं। बाद में है कस्मिन उद्योग, किस उद्योग, कस्मिन यानी किस, उद्योग यानी उद्योग में, वृक्षा यानी वृक्षा, बहुवचन में वृक्षा आया है, उद्योग यानी उद्योग में, सप्तमी विभक्ति में पे प्रकार से लेते हैं। उद्योग में वृक्षा उपयोजिते यानी किस उद्योग के अंदर वृक्षों का उपयोग अत्यधिक या फिर किया जाता है। किस उद्योग के अंदर वृक्षों का उपयोग किया जाता है? तो कौन सा उद्योग था? हमने पढ़ा था करगत उद्योग, यानी कागज को बनाने के लिए वृक्षों का उपयोग किया जाता है। वृक्षों की कटाई की जाती है, उसके बाद में उससे वो कागज तैयार किए जाते हैं। अद्य सर्वाणि कार्याणि, अद्य यानी आज, सर्वाणि यानी सभी, कार्याणि यानी कार्य, केन यानी किससे, साधितानि भवन्ति यानी किससे साधित होते हैं। आज वर्तमान समय के जो सारे के सारे जो कार्य होते हैं किससे साधित होते हैं? आपने देखा होगा सारे के सारे कार्य है वो इंटरनेट के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से साधित किए जाते हैं। जैसे आप बैंक के अंदर जाते हैं तो बैंक के अंदर सभी के सामने का क्या लगा हुआ होता है? कंप्यूटर लगा हुआ होता है और सारे के सारा डाटा है वो, जैसे अपन डायरी देते हैं, डायरी को देख करके सीधे एंट्री करता है, सीधे पैसे ट्रांसफर करता है। विद्यालय के अंदर देखते हैं तो विद्यालय के अंदर एक अपने जो फॉर्म होते हैं, जैसे आप 8वीं कक्षा में पढ़ते हो, 8वीं कक्षा में जो आपके फॉर्म भरे जाते हैं बोर्ड के, तो वो बोर्ड के फॉर्म किससे भरे जाते हैं? कंप्यूटर के माध्यम से और इंटरनेट के माध्यम से है वो ऑनलाइन डाटा सारा किया जाता है। तो वर्तमान समय में जो सारे के सारे जो कार्य साधित होते हैं या फिर संपादित होते हैं वो कार्य किससे होते हैं? संगणक यंत्रेण, संगणक यंत्रेण यानी संगणक यंत्र के द्वारा या फिर कंप्यूटर के द्वारा साधित किए जाते हैं। आगे का अपना प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तरतः। अधोलिखित नीचे लिखे गए प्रश्नानाम यानी प्रश्नों के या फिर प्रश्न
पूर्ण वाक्य में पूर्ण वाक्य के अंदर उत्तर यानी उत्तर देने हैं। तो नीचे लिखे गए जो अपने प्रश्न हैं उनके जो उत्तर देने हैं वो पूर्ण वाक्य के अंदर देने हैं। प्राचीन काल यानी प्राचीन काल में, यहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग प्राचीन काल में, यहाँ पर क्या आएगा, प्राचीन काल में विद्या यानी विद्या, शिक्षा, कथम यानी कैसे, गृहते इसमें यानी कैसे ग्रहण की जाती थी। प्राचीन काल के अंदर विद्या को ग्रहण कैसे किया जाता था, दो बातें हमने पढ़ी थी। एक पढ़ी थी कि विद्या को जो शिक्षा का जो या फिर विद्या का जो आदान प्रदान होता था शिक्षा का, वो किस माध्यम से होता था, मौखिक रूप से होता था। गुरुजी आगे आसन पर बैठते थे और शिष्य है वो नीचे बैठते थे, और फिर गुरुजी जो भी बोलते थे वो शिष्य सुन करके और वापस प्रश्न करके विद्या का आदान प्रदान करते थे मौखिक रूप से। और दूसरा जो हमने पढ़ा था वो था कि जो विद्या को ग्रहण किस प्रकार से किया जाता था, तो गुरुजी बोलते थे और शिष्य सुनते थे, उस पर चिंतन मनन करके उस विद्या को ग्रहण किया जाता था। तो इसका क्या होगा, प्राचीन काले विद्या को कैसे ग्रहण किया जाता था, तो प्राचीन काले, देखना पूर्ण वाक्य के अंदर अगर हम उत्तर दे रहे हैं तो हमें लिखना केवल एक ही है, जहां पर प्रश्न सूचक जो शब्द है उसकी जगह पर हमें क्या रखना है, अपना उत्तर रखना है। तो प्राचीन काले यहाँ तक सेम लिखा हमने, प्राचीन काल में विद्या श्रुति परंपरा यानी सुनकर के, श्रुति परंपरा के द्वारा सुनकर के ग्रहण की जाती थी। पीछे वही का वही लिखा, ये हमने लिख दिया क्या, उत्तर श्रुति परंपरा फिर गृहते इसमें यानी ग्रहण की जाती थी। उसके बाद में अपना है तो पूर्ण वाक्य में, दिखने में भैया जी इतना बड़ा प्रश्न है, पूर्ण वाक्य में हमें तो संस्कृत आती नहीं है, क्या है, केवल और केवल जहां पर प्रश्न सूचक शब्द लिखा हुआ है वहीं पर हमें क्या देना है, अपना उत्तर है वो देना है। बाकी वाला जहां पर जो शब्द लिखी हुई है उसी को सेम के सेम लिख लें। आगे का अपना प्रश्न है, वृक्षाणाम कर्तनम यानी वृक्षाणाम यानी बहुवचन, वापस आया षष्ठी विभक्ति बहुवचन, का के की का अर्थ हो वृक्षों को, यहाँ पर वृक्षों को यानी वृक्षाणाम यानी बहुवचन में है, बहुत सारे वृक्षों को, कर्तनम यानी काटने में, कथम यानी कैसे, न्यूनता यानी न्यूनता या फिर कमी, यास्यति यानी आएगी या फिर आ सकती है। तो यास्यति यानी लृट लकार का प्रयोग तो आ सकती है, भविष्य में कैसे कमी आ सकती है। तो वृक्षाणाम में वृक्षों को काटने में, कथम कैसे, न्यूनता यानी कमी आ सकती है। तो वृक्षों को काटने में कैसे कमी, तो अपने इस पाठ में तो यही दे रखा था कि जो कागज उद्योग है या फिर कागज उद्योग जो भी है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, वृक्षों के ऊपर निर्भर करता है। सारे के सारे कागज किससे बनते हैं, वृक्षों से बनते हैं। तो कागज का उपयोग कम होगा तो वृक्षों की कटाई अपने आप कम हो जाएगी। और कागज का उपयोग कम कैसे होगा, जब संगणक यंत्र का या फिर कंप्यूटर का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, ई लर्निंग शुरू हो जाएगी। अभी जो अपने कोरोना काल गया 2020-21 के अंदर, उसमें है वो सर्वोत्तम अत्यधिक मात्रा में अत्यधिक है वो ई लर्निंग की शुरुआत हुई। मोबाइल के ऊपर जो उत्कर्ष वाले हैं, जो दूसरे जो भी बड़े बड़े जो भी चैनल है उसके ऊपर है वो ई लर्निंग कराई जाती थी। यानी फोन पे भैया जी या टीचर है वो ऑनलाइन पढ़ाते थे और बच्चे अपने घर पर रहकर के मोबाइल के अंदर पढ़ते थे। और हम दूसरे देशों में भी देखते हैं तो गुरुजी या फिर टीचर्स होते हैं वो अपने अपने घर के अंदर ही है वो डिजिटल बोर्ड के ऊपर है वो पढ़ाते हैं, और जो स्टूडेंट होते हैं वो घर पर रह करके इंटरनेट के माध्यम से, कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के माध्यम से ऑनलाइन क्लास है वो अटेंड करते हैं। तो ये सब होगा तो धीरे धीरे है वो कागजों का उपयोग कम होगा, पेज को अपन किताबों की मतलब किताबों की कमी पूरी हो जाएगी, इंटरनेट के माध्यम से हम किताबें देख सकते हैं। और नोटबुक है वो इंटरनेट के माध्यम से अपन है वो क्या तो नोट कर सकते हैं। नोट करने के लिए भी हम कंप्यूटर के अंदर है वो टाइप करके नोट कर देंगे, तो कागज का उपयोग धीरे धीरे कम हो जाएगा। और कागज का उपयोग कम होगा तो कागज का उद्योग है उसमें भी कमी आएगी, और कमी आएगी तो वृक्षों की जो कटाई होगी उसमें भी कमी आएगी। तो ये अपने कह सकते हैं कि पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से एक महान कदम हो सकता है। इसके लिए करना क्या होगा, संगणक यंत्र का अत्यधिक प्रयोग करना होगा। क्या है इसका, संगणक से यानी संगणक या फिर कंप्यूटर का अधिकाधिक प्रयोग है, यानी अधिक से अधिक प्रयोग करने से वृक्षाणाम कर्तनम वृक्षों को काटने में न्यूनता या स्थिति यानी न्यूनता या कमी आ सकती है। फिर है चिकित्सालय कस्य, चिकित्सालय यहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति, अर्थ होता है में। चिकित्सालय में कस्य यानी किसकी, आवश्यकता यानी आवश्यकता, अद्य यानी आज, न अनुभूयते यानी नानुभूयते का क्या होता है, न धन अनु यानी चिकित्सालय के अंदर आज है वो, चिकित्सालय के अंदर किसकी है वो आवश्यकता आज नानुभूयते यानी बिल्कुल न मात्र की रह गई है।
तो किसकी है वो आवश्यकता? तो चिकित्सालय यानी चिकित्सालय में रुपये का नाम यानी रुपयों की, यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति, कौन सी विभक्ति? षष्ठी विभक्ति, और षष्ठी विभक्ति में भी बहुवचन, बहुवचन, बहुवचन। रुपया का नाम यानी बहुत अत्यधिक रुपये है वो, रुपया, 1 रुपया होगा तो एक वचन होगा, 2 होगा तो 2 रुपये में होगा, 2 से ज्यादा होते ही बहुवचन। फिर का के की का अर्थ लेना है तो हमने कौन सी विभक्ति का, इसमें इन्होंने कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया है? षष्ठी का किया है। फिर चिकित्सालय रुपये का नाम आवश्यकता अध्ययनानुभूति, यानी चिकित्सालय के अंदर जो रुपयों की आवश्यकता जो होगी वो न अनुभूति यानी न के बराबर रह गई है। आज वर्तमान समय में हम चिकित्सालय के अंदर जाते हैं, जो पेमेंट करना होता है उसके उस समय हमारे पास में कैश पेमेंट होना कोई जरूरी नहीं है। अगर हमारे पास में डेबिट कार्ड है या फिर क्रेडिट कार्ड है तो उसके माध्यम से हमें ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, या फिर हम फोन पे के माध्यम से ई बैंकिंग के माध्यम से भी हमें वो पैसे सीधे ट्रांसफर कर सकते हैं। पहले क्या होता था, आज से 10-15 साल पहले क्या होता था, किसी के घर में कोई बुजुर्ग होता था तो उसकी तबीयत वगैरह थोड़ी सी गड़बड़ाहट रहती थी, तो उनको अगर कहीं पर भी कभी भी अगर चिकित्सालय जाना होता था तो वो पैसों का इंतजाम पहले से करके रखते थे। पैसे वो होते थे तो भी पास में रखते थे, नहीं होते थे तो किसी से मांग करके लाते थे, क्योंकि कभी भी पैसों की आवश्यकता पड़ सकती थी। जीवन में अगर सबसे कठिन समय होता है मनुष्य का तो वो होता है बुढ़ापा। तो बुढ़ापे के समय पैसे है वो लोग, मतलब बेटा होता है या फिर कोई भी पोता होता है तो वो दादाजी के लिए, बेटा होता है पिताजी के लिए पैसे थोड़े से इकट्ठे करके रखता था कि कभी भी है वो हमें हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो उस समय जैसे हॉस्पिटल जाते थे तो पैसे की आवश्यकता होती थी तो पैसे केस में रखते थे, लेकिन वर्तमान समय में क्या है, बैंक के अंदर अपने पास पैसे है तो वो खूब है। पैसे अगर जेब में केस हो या ना हो, हमारे पास बैंक में पैसे होने चाहिए। हम क्रेडिट कार्ड के माध्यम से या फिर डेबिट कार्ड के माध्यम से पैसे कर सकते हैं, या फिर फोन पे के माध्यम से, या फिर ई बैंकिंग के माध्यम से सीधे अपने खाते में से किसी और के खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चिकित्सालय कशी आवश्यकता अध्ययनानुभूति, चिकित्सालय के अंदर आज हमें कैश में पैसे ले जाने की आवश्यकता नहीं है, तो रुपये का नाम आवश्यकता अध्ययनानुभूति, यानी रुपयों की आवश्यकता अब केस में नहीं है। उसके बाद में है अपना प्रश्न कौन सा है? चिकित्सालय ये हो गया, कस्या आवश्यकता अध्ययनानुभूति। उसके बाद वयम कस्या दिशि अग्रेसरा, वयम यानी हम, अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों, और वयम यानी हम सब। वयम यानी हम सब, कस्याम यानी किस दिशा, किस दिशा यानी दिशा में, दिशा क्या है? स्त्रीलिंग है, तो जो आगे वाला जो शब्द दे रखा है ये भी क्या है? स्त्रीलिंग। हम किस दिशा में, अग्रेसरा यानी अग्रेसर या आगे बढ़ रहे हैं। तो हम इस पाठ के अंदर जो लास्ट वाली पंक्तियों के अंदर जो लिखा गया था वो क्या लिखा हुआ था कि हम डिजिटल इंडिया इति अस्य दिशि वो अग्रेसरा अस्ति, या फिर अग्रेसर हो रहे हैं, अग्रेसरा भवति। तो क्या लिखा हुआ है? वयम डिजी भारतम यानी डिजिटल इंडिया इति अस्य, इस दिशा में अग्रेसराम यानी अग्रेसर हो रहे हैं। तो इसमें भी देखना, वयम की जगह पर वयम प्रश्न सूचक जो शब्द है उसकी जगह पर उत्तर का जो शब्द है अपना उत्तर लिख करके पीछे जो भी है वो यहां तक लिख करके पीछे जो भी है वो जो सेम का सेम लिख देना है। वस्त्र पुटके यानी जो कपड़े, वस्त्र यानी कपड़े, पुटके यानी जेब। वस्त्र पुटके का क्या अर्थ होता है? जेब। केसाम यानी किसकी, आवश्यकता यानी आवश्यकता न भविष्यति, जेब के अंदर किसकी आवश्यकता न के बराबर होगी, किसकी आवश्यकता नहीं होगी जेब में। तो वस्त्र पुटके रुपया का नाम आवश्यकता न भविष्यति, जेब के अंदर रुपयों की आवश्यकता यानी केस में जो हम पैसे रखते थे उसकी आवश्यकता नहीं होगी। आगे का अपना प्रश्न है, रेखांकित पदम रेखांकित पदानाधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कृत। रेखांकित पदानाम अर्थात जहां पर रेखांकित किया गया है वहां पर हमें क्या करना है? प्रश्न निर्माण करना है। तो भोजपत्रोपि लेखनम आरब्ध, सबसे पहले क्या पूछा, कहां पर प्रश्न का निर्माण करना है? इसके लिए मैं पहले से बता देता हूं, देखना, विभक्ति 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 लिंग और वचन,
देखना, जहां पर प्रश्न निर्माण करना होगा वहां पर किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले विभक्ति, जिस विभक्ति के शब्द की जगह पर हम प्रश्न निर्माण कर रहे हैं वो उसी विभक्ति का शब्द होना चाहिए। फिर जिस लिंग का जो शब्द है उसके स्थान पर हम प्रश्न सूचक शब्द का निर्माण कर रहे हैं वो भी शब्द उसी लिंग का होना चाहिए। जैसे पुल्लिंग का है तो कह का हो सकता है, स्त्रीलिंग का है तो का हो सकता है। वचन, जिस वचन का अर्थात एक वचन का अगर शब्द होगा तो उसकी जगह पर एक वचन का प्रश्न सूचक शब्द का निर्माण कर सकते हैं। जैसे किसी का नाम है मैं सह तो उसकी जगह पर कह, अगर दो भैया है तो बाल कऊ तो उसकी जगह पर क्या होगा तऊ, क्या होगा तऊ या कऊ, सॉरी तऊ नहीं कऊ। और अगर वचन द्विवचन में एक वचन में होगा शब्द तो एक वचन का प्रश्न सूचक शब्द होगा, द्विवचन का होगा तो द्विवचन का और बहुवचन का होगा तो बहुवचन का। ध्यान रखना। देखना, लेखनार्थ कर्गदस्य कौन सी विभक्ति आई है, षष्ठी विभक्ति आई है तो आवश्यकताया अनुभूति न भविष्यति। लेखनार्थ यानी लिखने के लिए, कर्गदस्य यानी कागज की, आवश्यकताया यानी आवश्यकता, अनुभूति न भविष्यति लिखने के लिए कागज की आवश्यकता आगे आने वाले समय में नहीं होगी। तो कर्गदस्य के स्थान पर हमें प्रश्न सूचक शब्द का निर्माण करना है। तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति थी, षष्ठी। तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति की जगह पर पीछे हमने यहाँ पर स्य था तो यहाँ पर भी क्या लिखा, षष्ठी विभक्ति। कस्य, लेखनार्थम कस्य यानी किसकी, लिखने के लिए किसकी आवश्यकता या अनुभूति न भविष्यति लिखने के लिए किसकी आवश्यकता आने वाले समय में नहीं होगी। तो यहाँ पर कौन सी, जिस विभक्ति का शब्द था उसी विभक्ति का हमने प्रश्न सूचक भी शब्द का निर्माण किया। उसके बाद में है विश्राम गृहेषु। देखना, एक और चीज मैं बता दूं, अगर स्थान का पूछे तो वहां पर बिना देखे क्या लिख देना, पुत्र। क्या लिख देना, पुत्र। अगर पूछे समय का तो वहां पर बिना देखे क्या लिख देना, कदा। क्या लिख देना, कदा। क्या लिख देना, कदा। यहां पर पुत्र था स्थान की जगह पर और यहां पर क्या होगा, कदा। दो चीजें हमेशा याद रखना। तो यहाँ पर क्या पूछा है, विश्राम गृहेषु, जहां पर विश्राम अपन करते हैं, कहीं पर भी भ्रमण करने गए हैं या फिर यात्रा पर गए हुए हैं तो वहां पर हम कहीं पर भी बीच में विश्राम करते हैं तो अपना रूम बुक करवाते हैं, होटल के अंदर करवाते हैं या फिर सरकार की ओर से जो विश्राम गृह बने हुए होते हैं वहां पर भी हम कराते हैं। तो विश्राम गृहेषु यानी विश्राम गृह में सप्तमी विभक्ति कक्षम यानी कक्ष या रूम सुनिश्चितम भवेत। विश्राम गृहेषु यानी विश्राम घर के अंदर कक्ष को सुनिश्चित, विश्राम घर के अंदर कक्ष सुनिश्चित होता है, भवेत यानी होता है। तो अपने है वो विश्राम गृह के स्थान पर एक प्रश्न सूचक शब्द का निर्माण करना है। तो विश्राम गृह क्या है, स्थान का नाम दे रखा है तो उसकी जगह पर मैंने आपको क्या बताया कि पुत्र का प्रयोग करना है। पुत्र यानी कहां पर कक्षम सुनिश्चितम भवेत, कहां पर कक्ष सुनिश्चित किया जाता है या फिर कहां पर कक्ष को बुक किया जाता है, कहां पर रूम को बुक किया जाता है। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, पुत्र। उसके बाद में अपना नेक्स्ट प्रश्न है सर्वाणी पत्राणी। सर्वाणी यानी सभी प्रकार के, पत्राणी यानी पत्र, चलदूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। सभी प्रकार के जो अपने पत्र है उनको चलदूरभाष यंत्र में सुरक्षित रख सकते हैं। भवन्ति यानी सुरक्षित होते हैं। सभी प्रकार के पत्र मोबाइल के अंदर सुरक्षित होते हैं। भवन्ति का अर्थ क्या होता है, बहुवचन में होते हैं। तो हमें प्रश्न निर्माण कहां करना है, चलदूरभाष यंत्रे, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग। तो देखना, सर्वाणी पत्राणी सभी प्रकार के पत्र, कस्मिन यानी किसमें, सुरक्षित यानी सुरक्षित, भवन्ति यानी होते हैं। यहाँ पर किसका प्रयोग किया हमने, कस्मिन। चलदूरभाष यंत्र के स्थान पर हमने किसका प्रयोग किया, कस्मिन यानी किसमें सुरक्षित रहती है। आगे है वयम उपचारार्थम चिकित्सालय गच्छामः। हम, वयम यानी हम, अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों और वयम यानी हम सब, बहुवचन में। वयम उपचारार्थ, हम उपचार कराने के लिए, चिकित्सालय यानी चिकित्सालय यानी हॉस्पिटल के अंदर, गच्छाम यानी जाते हैं। तो वयम उपचारार्थ किस लिए जाते हैं, उपचार कराने के लिए। तो उसकी जगह पर हमें है वो प्रश्न सूचक शब्द का निर्माण करना है। तो किम अर्थम, वयम किम अर्थम किस कारण से, किस लिए, चिकित्सालयम गच्छामः हम किस कारण से चिकित्सालय में जाते हैं। तो उसके स्थान पर क्या होगा, किम अर्थम। क्या करना है, उदाहरण को देख करके विशेषण विशेष्य का मेल
करना है। विशेषण विशेष्य मेलनम यानी मेल करना है। क्या करना है? विशेषणम विशेषणम विशेष्य मेलनम कुरुतः। उदाहरण को देख करके विशेषण और विशेष्य का क्या करना है? मेल करना है। एक बात समझना, सबसे पहले विशेषण कहते किसे? विशेषण, विशेषण, और दूसरा है विशेष्य। दूसरा क्या है? विशेष्य। विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं? जैसे राम है वो चंद्रमा के जैसा है, तो दोनों शब्द लग रहे हैं। राम में राम विशेषण है या चंद्रमा विशेषण है? तो वाक्य क्या है कि राम है वो किसके जैसा है? चंद्रमा के जैसा है। तो दो पंक्तियां याद रखना, जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए उसे विशेषण कहते हैं। जैसे राम को चंद्रमा के जैसा बताया, किससे तुलना की है? चंद्रमा से की है। तो जिससे तुलना की जाए उसे विशेषण कहते हैं। और जिसकी तुलना की जाए, और क्या होगा? जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे पद मैंने क्या लिखा कि राम चंद्रमा, चंद्रमा के जैसे, राम है वो किसके जैसे है? चंद्रमा के जैसे है। ये मैंने राम है वो किसके जैसे है? चंद्रमा के जैसे है। तो किससे तुलना की गई? जिससे तुलना की जाए उसे विशेषण कहते हैं। तो किससे तुलना की गई? चंद्रमा से तुलना की गई। जो राम है वो श्री राम है वो किसके जैसे है? चंद्रमा के जैसे है। तो विशेषण विशेषता कौन बता रहे हैं? चंद्रमा बता रहे हैं कि चंद्रमा के जैसे है श्री राम। तो विशेषण है वो किस, जिससे तुलना की जाए। किससे तुलना की गई? चंद्रमा से। तो चंद्रमा क्या हो गया? विशेषण, विशेषण। और जिसकी तुलना की जाए, अर्थात जिसकी तुलना की जाए, तो किसकी तुलना की गई? श्री राम की तुलना की गई। तो राम क्या हो जाएंगे? विशेष्य, विशेष्य। तो ये आप दो चीजें आप नोट डाल करके लिख सकते हो, नोट डाल करके लिख सकते हो, जिससे ये हिंदी और संस्कृत दोनों में काम आने वाला है ना। तो जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए वो विशेषण होगा, और जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए वह विशेष्य होगा। जैसे राम चंद्रमा के जैसे है, तो किससे तुलना की गई? चंद्रमा से की गई। तो चंद्रमा क्या हो गए? विशेषण। और किसकी तुलना की गई? तो राम की तुलना की गई। तो राम क्या हो गए? विशेषण। यहाँ पर है मौखिकम। मौखिक रूप से मौखिकम क्या होता है? तो ज्ञानम। तो मौखिकम, मौखिकम क्या है? ज्ञानम। ज्ञान कैसा है? मौखिक है। और मनोगता यानी काले, टंकिता का हो जाएगा कार्याणी, और महान का क्या हो जाएगा? उपकार। उपकार कैसा? महान उपकार है। उपकार की विशेषता क्या है? कि वो महान है। उसके बाद है मुद्रा विहीनः, विनिमय। विनिमय यानी क्रय विक्रयपण करते हैं वो मुद्रा विहीनः, अर्थात पैसों के बिना। तो मुद्रा विहीनः क्या हो जाएगा? विशेषण, कि पैसों के बिना ही है वो हम क्या करते हैं? क्रय विक्रय करते हैं। देयो संधि कृत्वा लिखता। और संधि अपना सबसे बढ़िया टॉपिक है व्याकरण के अंदर। जितने भी अपन 10वीं और 8वीं दोनों की कक्षाएं में साथ में लगाऊंगा, और मैं अपना 100% देकर के आपको एकदम से सरलतम तरीके से है वो समझाने का प्रयास करूंगा। तो आगे भी बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि आपके व्याकरण का प्रत्यय प्रत्यय सबसे सटीक तरीके से 5-7 शब्दों के अंदर ही आपका एक प्रत्यय है वो 50 सेकंड के अंदर ही आपका मैं है वो कवर कराने की कोशिश करूंगा। किस प्रत्यय में क्या शेष रहता है, क्या इसकी विशेषता है, क्या इसका हिंदी अर्थ है, और कौन सा शब्द बनता है, और कैसे इनको पृथक किया जाता है, तो वो भी अपन पढ़ेंगे। अब ये है अधोलिखित या नीचे लिखे गए पदों के अंदर संधि को संधि कृत्वा लिखित, संधि करके लिखना है। इनकी संधि करने का अर्थ होता है मेल करना, और संधि विच्छेद का अर्थ होता है क्या करना? संधि जो हो रखी है उनका विच्छेद करना या अलग करना। तो इनकी क्या करनी है? संधि करनी है। पदस्य अस्य, पदस्य अस्य। तो एक चीज और ध्यान रखना, यह क्या ध्यान रखना कि जो पहले वाला जो पद होता है उसका जो अंतिम वर्ण होता है उसकी, और अंतिम जो अपना पद होता है उसका जो पहले वाला जो वर्ण होता है उसकी संधि होती। पता नहीं कि भैया जी क्या कह रहे हैं। ये कह रहा हूं कि पदस्य यानी जो इसमें जो पहले पद का अंतिम वर्ण होगा, अंतिम वर्ण क्या है? य, लेकिन य के अंदर क्या छिपा हुआ है? अ।
यह क्या जो व्यंजन होते हैं वो क्या होते हैं, व्यंजन हमेशा अपूर्ण होते हैं या फिर हलंत होते हैं, उनको स्वरों की सहायता से बोला जाता है। तो यह के अंदर कौन सा स्वर छिपा हुआ है, अ, और पीछे स्वर कौन सा आ रहा है, अ, तो दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे, आ। यहां पर क्या बन जाएंगे, अ और अ मिलकर के क्या बन जाएंगे, आ। अ और अ मिलकर के दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे, आ बन जाएंगे। अ बराबर क्या बन जाएंगे, आ। तो अ और अ मिलकर के आ बन गए पदस्य, पदस्य, और यह के पीछे आ की मात्रा, इसकी मात्रा है वो यह के पीछे लग गई और पीछे स्य का स्य आ गया। यहां पर हो गई अपने दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, और क्या बन गया, पदस्याक्ष, पदस्याक्ष बन गया। पीछे है तालपत्र ऊपरी, क्या लिखा हुआ है, तालपत्र ऊपरी, तालपत्र ऊपरी लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, तालपत्र, इसके अंत में त्र जो बनता है वो किससे बनता है, क धन र धन अ, इन तीनों ही वर्णों से मिलकर के क्या बनता है, त्र। तो त्र के अंत में जो वर्ण है वो कौन सा है, अ। इतना तो आपको ही आता होगा, अष्टवीं कक्षा के अंदर आ गए हो। तो अ, और पीछे अपना कौन सा स्वर है, उ। अ और उ मिलकर के क्या बन जाता है, ओ। ओ की मात्रा किस पर लग जाएगी, आगे वाले वर्ण पर, त्र पर है वो किसकी मात्रा लग जाएगी, ओ की। तो ताल पत्रो परी, यानी ताल पत्र के ऊपर। और यहां पर संधि कौन सी हो रही है, तो गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि हो रही है। कौन सी संधि हो रही है, गुण स्वर संधि हो रही, पूरा लिख देता हूं, गुण स्वर संधि। ये वैसे लिखने की साथ में आवश्यकता नहीं है, लेकिन समझाने के लिए मैं लिखा रहा हूं। आगे का है च धन अतिष्ठ, अतिष्ठत, च के अंदर कौन सा स्वर है, च धन अ मिलकर के च पूरा बनता है, तो पीछे वाला वर्ण अ है और पीछे भी क्या आ रहा है, अ आ रहा है। अ और अ दोनों मिलकर के क्या बन जाते हैं, आ बन जाते हैं। तो च हलंत, च के बाद में मात्रा किसकी लग गई, इस च के बाद में मात्रा लग गई, अ और अ दोनों मिलकर के आ हो गए, तो आ की मात्रा, चा तिष्ठत, चा तिष्ठत। और इसमें भी संधि कौन सी, और अ का क्या हुआ, दीर्घीकरण, दीर्घ स्वर संधि, यहां पर भी संधि कौन सी हुई, दीर्घ स्वर संधि हो गई। आगे का अपना प्रश्न है करगद उद्योगी, करगद धन उद्योगी। तो द के अंदर जो स्वर है वो कौन सा छिपा हुआ है, अ। द हलंत और अ मिलकर के द पूरा बनता है, और पीछे जो अपना स्वर है वो कौन सा है, उ है। कौन सा है, उ, उ है। तो अ और उ मिलकर के यहां पर भी क्या बन जाएंगे, ओ। और संधि कौन सी हो जाएगी, संधि कौन सी हो जाएगी, गुण स्वर, गुण स्वर संधि। यहां पर संधि कौन सी हो गई, गुण स्वर संधि। करगद धन उद्योगे, तो दोनों को मिला करके अ और उ मिलकर के ओ बन गया। करगद और ओ की मात्रा है वो किस पर लग गई, द के ऊपर लग गई। यहां पर द में से हमने अ निकाला था, करगद, करगद लिख दिया, करगद के बाद में ओ की जो मात्रा थी उसको है उसको कहां पर लगा दिया, द के ऊपर, और क्या बन गया, करगद उद्योग। इससे आगे का अपना जो शब्द है वो क्या है, क्रिय धन अर्थम। क्रिय, यह के अंदर कौन सा स्वर छिपा हुआ है, अ। कौन सा स्वर छिपा हुआ है, अ। अ और अ मिलकर के क्या बन जाएंगे, आ। क्या बन जाएंगे, आ। और यहां पर भी क्या है, स्वरों का दीर्घीकरण हो रहा है, अर्थात कौन सी संधि हो रही है, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि हो रही है, दीर्घ स्वर संधि हो गई। और इसका क्या बन जाएगा, यह है वो कैसा हलंत था, ये अ और ये अ दोनों मिलकर के क्या बन गई, आ। तो आ की मात्रा है वो किस पर लग जाएगी, य पर, तो क्या हो गया, क्रियार्थम। और उच्चारण जब अपन इसका करते हैं तो क्रियार्थम सीधा भी कर सकते हैं, लेकिन शुद्ध उच्चारण इसका ये होता है क्रियाधन अर्थम, क्रियार्थम। इति अन्यो, आगे वाला जो अपना शब्द है वो क्या है, इति अन्यो। इति यहां पर क्या है, ई धन त धन, किससे मिलकर के बना, ई धन त धन छोटी ई, यहां पर भी ई छोटी ई और पीछे भी ई, यहां पर ई और पीछे अ, यहां पर क्या बन जाएगा, यण स्वर संधि होगी। पहले तो कौन सी संधि होगी, यण, यण स्वर संधि,
यण यण स्वर संधि, यण स्वर संधि हो जाएगी। यण स्वर संधि में क्या होता है, जो ई के पीछे असमान स्वर आता है या फिर ई ऊ के पीछे असमान अगर स्वर आता है तो ऊ का बन जाता है व और ई का बन जाता है य। यहाँ पर ई के पीछे अ है तो ई की जगह पर क्या बन जाएगा, य कैसा बन जाएगा, इसका हलंत, और पीछे अ की जो मात्रा है वो किसमें लग जाएगी, य के अंदर। इस य अगर ई का य बन गया तो आगे वाला जो त है ये क्या रह जाएगा, इस ई का क्या बन गया, य बन गया। य कैसा, हलंत बन गया। य कैसा बन गया, हलंत बन गया। इस ई का य बन गया हलंत, तो पीछे अ की मात्रा किस पर लग गई, य पर, तो ई त कैसा रह गया, अधूरा। तो त को कैसे लिखेंगे, य के आगे त हलंत लिख दिया, उसके पीछे यह भी कैसा था, हलंत, लेकिन य के अंदर किसकी मात्रा आई, अ की, तो यह हो गया पूरा, और पीछे है वो नयो, इति नयो, यानी इति अनयो। इसमें कौन सी संधि हुई, यण स्वर संधि। कौन सा है, उपचार। उपचार, इसके अंदर कौन सा स्वर है, अ, और पीछे भी कौन सा आ रहा है, अ और अ मिलकर के क्या बन जाते हैं, आ। दीर्घीकरण कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि। र किसका रह गया था, हलंत, उसके पीछे मात्रा किसकी लग गई, आ की, तो क्या बन गया, उपचारार्थम। उपचारार्थम, उपचारार्थम, ठीक है। इसमें कौन सी संधि होगी, इसमें भी दीर्घ स्वर संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि होगी। आगे चलते हैं, पीछे है वो वाक्य बनाने हैं। उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्य निर्माणम करोत। आगे है वो एक शब्द दिया गया है और उस शब्द को देख करके हमें है वो एक वाक्य बनाना है। सरलतम कैसा वाक्य हम बना सकते हैं, वो वाक्य है वो हमें बनाना है। देखना, जिज्ञासा, तो जिज्ञासा का ऊपर वाक्य है वो उदाहरण में दिया हुआ है कि जिज्ञासा का वाक्य कौन सा बन सकता है। तो मम यानी मेरे, मनसी वैज्ञानिक का नाम विषय जिज्ञासा अस्ति, कि मेरे मन में विज्ञान के प्रति या वैज्ञानिकों के प्रति जो मेरे मन में जिज्ञासा यानी उनको जानने की इच्छा है। छोटा सा एक वाक्य बनाया, तो अपन है वो इसकी बना सकते हैं आवश्यकता। आप दूसरा भी वाक्य बना सकते हो, या फिर इन शब्दों को देख करके आपका जो आगे का जो पाठ दे रखा है, किताब के आगे जो यही पाठ जो दे रखा है, इसके अंदर इन शब्दों के ऊपर एक एक वाक्य बना हुआ है, आप वो भी लिख सकते हो या फिर ये भी लिख सकते हो। आवश्यकता, आवश्यकता यानी अद्य तू लेखनार्थम, आज तो लिखने के लिए, कर्गदस्य यानी कागज की, आवश्यकता यानी आवश्यकता न अस्ति, आज तो लिखने के लिए कागज की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि हम है वो टाइप करके अपने मोबाइल के अंदर जो नोटबुक होती है, नोटबुक क्या मतलब अपने मोबाइल के अंदर या फिर कंप्यूटर के अंदर या फिर लैपटॉप के अंदर टाइप करके हम किसी भी सामग्री को रख सकते हैं। सामग्री, आगे का अपना प्रश्न क्या है, सामग्री। सामग्री के ऊपर अपन क्या बना सकते हैं, लिखित सामग्री बहुकालाय सुरक्षिता न अतिष्ठता। क्या कहा कि लिखिता यानी लिखी गई, सामग्री यानी सामग्री, बहुकाला यानी बहुत समय तक, सुरक्षिता, सुरक्षिता यानी सुरक्षित, न अतिष्ठत यानी लिखी गई जो सामग्री है, किसी कागज के ऊपर अगर कुछ लिखा गया है तो वो बहुत समय तक है वो सुरक्षित नहीं रह सकता। क्या है, पर्यावरण सुरक्षा। पर्यावरण सुरक्षा शब्द के ऊपर हमें एक वाक्य बनाना है, तो वयम पर्यावरण से सुरक्षा कुर्याम। वयम यानी हम, पर्यावरण कुर्याम, वयम यानी हमें, पर्यावरण से यानी पर्यावरण की, काके की का अर्थ षष्ठी विभक्ति, पर्यावरण की सुरक्षा यानी सुरक्षा, कुर्याम यानी करनी चाहिए, या फिर हम पर्यावरण की सुरक्षा करते हैं। चाहिए के अर्थ में नहीं है, हम पर्यावरण की सुरक्षा, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, हम पर्यावरण की सुरक्षा करते हैं। विश्राम गृहम, विश्राम गृह के ऊपर भी अपने को एक वाक्य बनाना है, तो पर्यटक यानी पर्यटक, भ्रमण करने वाले पर्यटक, विश्राम गृह यानी विश्राम गृह के अंदर, यहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति, कौन सी विभक्ति, सप्तमी, सप्तमी विभक्ति, जिसका अर्थ अपन लेते हैं मे पे पर से, मे पे पर से लेते हैं, तो पर्यटका विश्राम गृह निवसंती, पर्यटक विश्राम गृह के अंदर निवास करते हैं। और आगे का अपना जो प्रश्न है वो क्या है, उदाहरण अनुसारम कोष्टक प्रदत्तेषु प्रदेशु चतुर्थी प्रयुज्य। चतुर्थी प्रयुज्य का अर्थ क्या होता है, चतुर्थी, चतुर्थी प्रयुज्य यानी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है, विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति में कारक होता है अपना संप्रदान, संप्रदान,
इसमें संप्रदान कारक होता है, इसमें जो भाव होता है वो देने का भाव होता है, चाहने का भाव होता है। हम जब उपपद विभक्ति पढ़ेंगे तब बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। चतुर्थी विभक्ति कारक कौन सा? संप्रदान, अर्थात दान देने के अर्थ में अपनी जो विभक्ति होती है वो कौन सी होती है? चतुर्थी होती है। और इसमें जो भाव होते हैं वो होता है देने का भाव, जैसे किसी को कुछ दान देना, किसी को कुछ भी देना, यज्ञ करना, उसमें आहुति देना, ये सभी प्रकार के जो होते हैं ये चतुर्थी विभक्ति में होते हैं। जो पहला प्रश्न है वो अपना क्या है कि भिक्षु का है, यानी भिक्षुओं के लिए धनम ददातु, यानी भिक्षुओं के लिए। चतुर्थी विभक्ति का जो हिंदी अर्थ होता है वो क्या होता है? के लिए। किसका अर्थ होता है? के लिए। क्या अर्थ होता है? के लिए। तो भिक्षु का यानी भिक्षुओं के लिए, धनम यानी धन, ददातु यानी देना चाहिए, भिक्षुओं के लिए धन देना, भिक्षुओं के लिए क्या देना? धन देना। तो पुस्तकम देही, ये पीछे कोष्टक दे रखे हैं ना, भिक्षु, भिक्षु का क्या बना? चतुर्थी विभक्ति में भिक्षु अकारांत एक वचन है, तो रामाय जैसे करते हैं उसी प्रकार से इसमें एक वचन आकारांत पुल्लिंग एक वचन क्या है? रामाय। तो भिक्षु वो क्या है? अकारांत, चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, तो भिक्षु की जगह पर क्या कर दिया हमने? भिक्षु काय। तो यहाँ पर जो छात्र है इसकी छात्र है वो छात्र की क्या है? पुल्लिंग है और एक वचन है, तो उसकी जगह पर भी क्या करेंगे? छात्रा, यानी छात्रों के लिए पुस्तकम देहि, यानी छात्रों के लिए पुस्तक दो। अहम निर्धनाय, निर्धन की जगह पर भी क्या हो जाएगा? चतुर्थी विभक्ति वाला निर्धनाय, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर? निर्धनाय। यहाँ पर भिक्षु का है, यहाँ पर छात्राय है, यहाँ पर निर्धना। यह राम स्वरूप आपको जब याद करवाते हैं उसको याद कराने के पीछे उद्देश्य अपना यही होता है। संस्कृत जो भी टिकी हुई है सारी की सारी कारकों के ऊपर टिकी हुई है। जब कारक पढ़ेंगे तो और भी आनंदपूर्ण तरीके से पढ़ने वाले हैं और बहुत ही सरल तरीके से पढ़ने वाले हैं। छात्राय हो गया, भिक्षुकाय हो गया, छात्राय हो गया, निर्धनाय हो गया। निर्धनाय वस्त्राणि ददामि, निर्धनों को अहम, निर्धनाय अहम, अहम यानी मैं, निर्धनय निर्धनों के लिए, वस्त्राणि यानी वस्त्र, ददामि यानी देता हूं या देता हूं। लताए, यहाँ पर अब देखना ये जो है ये क्या है? स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग में चतुर्थी विभक्ति एक वचन यही होता है। पठनम रोचते यानी लता, लता, लता में चतुर्थी विभक्ति का जब प्रयोग करते हैं ना, चतुर्थी विभक्ति जब लगाते हैं तो लता शब्द रूप में चतुर्थी विभक्ति स्त्रीलिंग लता ये होता है, तो उसकी जगह पर क्या लिखेंगे? लता ये पठनम रोचते, पठनम रोचते, लता को पढ़ना रोचते यानी अच्छा लगता है, यहाँ पर रुचिकर लगता है। रमेश, देखना सुरेश की जगह पर चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? रामाय तो सुरेशाय। अध्यापकाय नमः, नमः मैंने कहा नमः स्वस्ति स्वाहा अद वसटः, नमः स्वस्ति स्वाहा, अर्थात ये जितने भी प्रकार के हम यज्ञ करते हैं उसमें आहुति देते हैं उसमें कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। रुचि यानी कोई भी चीज हमें अच्छी लगती है, रुचिपूर्ण लगती है, रुच धातु के अर्थ में भी विभक्ति कौन सी होती है? चतुर्थी विभक्ति है। दान देने के अर्थ में भी विभक्ति कौन सी होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। और चतुर्थी विभक्ति का जो हिंदी अर्थ अपन लेते हैं वो लेते हैं के लिए। क्या लेते हैं? के लिए। तो यहाँ पर है वो अध्यापकाय, अध्यापक की जगह पर क्या हो गया? अध्यापकाय, अध्यापकाय नमः, नमः स्वस्ति स्वाहा वसट, ये सारी की सारी है वो हम आगे व्याकरण पढ़ेंगे तो और भी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर भिक्षुक की जगह पर क्या हो गया? भिक्षुकाय। छात्र की जगह पर छात्रा, यह निर्धन की जगह पर निर्धना, यह लता की जगह पर यहाँ पर ये स्त्रीलिंग है इसलिए है वो अलग हुआ है लता। ये जब लता शब्द रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन पढ़ेंगे तो उसकी जगह पर भी क्या है? लता ये। और यहाँ पर सुरेश की जगह पर सुरेशा, यह अध्यापक की जगह पर अध्यापकाय। ये सारे के सारे हो गए। अपन ने डीजी भारतम पाठ पढ़ लिया। डीजी भारतम पाठ पढ़ने के बाद में हमने है वो डीजी भारतम पाठ के अभ्यास प्रश्न थे वो कर लिए। अब आगे कल अपन दूसरा चैप्टर लेने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब और बेल आइकन को बाकी वाले ऐसे प्रेस करते आप ऐसे प्रेस कर देना, और थोड़ा सा अपने मित्रों में शेयर करना और सपोर्ट करना अपने भाई को। थैंक यू वेरी मच।